हरे कृष्णा सभी को। आज हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस के 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चंस? 300 क्वेश्चंस। लेकिन ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करेंगे हम 2 या 3 वीडियोस में टोटल जनरल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स से रिलेटेड। ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर या सीडीएस, एनडीए और जो यूपीएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उनके क्वेश्चंस हैं। तो आप खुद क्वेश्चंस को देखकर कह सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो लेवल सभी क्वेश्चंस का बहुत अच्छा है और इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्जाम का डेट आ चुका है 21 दिसंबर और टाइम बिल्कुल है नहीं। तो जल्दी से जल्दी रिवाइज करने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और पेपर लगाइए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमें पता है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? वो होती है हमारी बताइए कौन सी है? आप लोग साथ साथ में इसके क्वेश्चंस खुद करते हुए चलिए। पहले आपने दिमाग में आंसर रखिए क्या हो सकता है आंसर, और फिर क्वेश्चन करिए। ऑर्डा सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी की आर्टरी है, ठीक है। बाकी पल्मोनरी आर्टरी, इस तरह से आपको पता होगा हमारा जो हार्ट है वो 4 सेक्शन में है। राइट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें हमारे आर्टरी है और वेन्स हैं, ठीक है। इधर देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि जितना भी ब्लड ले जाने का काम है वो आर्टरी कर रहा है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी से ब्लड लाने का काम वेन कर रहा है बॉडी से, ठीक है। यहाँ है हमारा लंग्स, ठीक है। एक बार हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ लंग्स है, यहाँ हमारी बॉडी है, ठीक। बॉडी में ले जाएगा ब्लड आर्टरी, लेके आएंगे वेन्स। मतलब बॉडी में अच्छा खून ले आने का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आने का काम कर रहा है आर्टरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आ रही है वो वेन्स लेके आ रही है बॉडी से। अब लेकिन बॉडी में जो ले जाने का लंग्स में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में ले जाने का काम कौन कर रहा है? वो कर रही है आर्टरी। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको। और लंग्स से अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लाने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है? हमारी पल्मोनरी वेन। इसका मतलब ये है कि वेन जो है वो हार्ट में अंदर लाने का काम लंग्स से और बॉडी से, ये लंग्स है, ये हमारी बॉडी है, और आर्टरी हमारे हार्ट से बाहर ले आने का काम कर रही है। यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहाँ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहाँ ऑक्सीजनेटेड। बस ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तो फॉलोइंग ऑप्शन इज नोन एज अ हार्ड सब्सटेंस। हार्ड सब्सटेंस किसको बोले जाता है? देखिए, सबसे आपको पता होगा हार्ड सब्सटेंस फुलरीन है क्या? ग्रेफाइट, सिलिकॉन। ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद। डायमंड। क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल? सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में देखिए, वेजिटेबल ऑयल्स का जो हाइड्रोजनेशन करना है उसमें जो कैटलिस्ट है वो हम लोग क्या यूज करेंगे? वो हम लोग निकल यूज करते हैं। निकल इज कॉमनली यूज एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजनेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल्स को सैचुरेटेड फैटी फैट्स में कन्वर्ट करने का। ये प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड और सेमी सॉलिड फैट्स में। आगे बढ़ते हैं। निकल्स कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। फोर्थ है, नेम द टेक्निक बाय विच स्वीटन सी वाटर चेंज इनटू पोर्टेबल वाटर। सी वाटर पोर्टेबल वाटर में किस में कन्वर्ट होता है? क्या प्रोसीजर है? अरे बाबा, डिसैलिनेशन कर दीजिए। डिसैलिनेशन कर देंगे तो आप उससे पोर्टेबल वाटर बना देंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हार्डनेस ऑफ वाटर? हार्डनेस के पीछे क्या रीजन है? क्या क्लोराइड एंड सल्फेट्स, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सारे रीजन है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी, ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। और कैल्शियम और मैग्नीशियम, देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये हमारे जो इनकी क्लोराइड्स हैं और इनके जो सल्फेट्स हैं और जो इनके बाइकार्बोनेट्स हैं, ये जो है वाटर में हार्डनेस लाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब तो इसका रीज़न हो गया आपका क्लोराइड सल्फेट्स बाइकार्बोनेट और सबकी वजह से हार्डनेस आएगी वाटर में। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डबल मेम्ब्रेन सैक दैट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन हार्ट्स। डबल मेम्ब्रेन सैक का नाम क्या है जो कि ह्यूमन हार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही। ठीक है सर, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ डबल मेम्ब्रेन सैक दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन हार्ट्स। ये नहीं सुना है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज अ हार्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटेक्शन। ठीक है, हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर है। बाकी एपिकार्डियम और ये प्लेरा ये भी एक आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन हार्ट की अगर पूछी आएगी तो क्या होगा, पेरिकार्डियम। याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, समय कम है हमारे पास, तो व्हाट इज द रीजन वाई वाटर इज गुड सॉल्वेंट। वाटर गुड सॉल्वेंट होने का क्या रीजन है। चौथा ऑप्शन क्या है, अरे पापा एक मिनट होना। ओके, अरे रे 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 रे, एक मिनट। हाँ, व्हाट इज द रीजन वाई वाटर इज गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट होने का वाटर का रीजन क्या है, क्यों, क्या उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट हाई होने से क्या कोई गुड सॉल्वेंट हो जाता है, नहीं। क्या उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, नहीं। स्पेसिफिक हीट होने जाने से कोई ज़्यादा सॉल्वेंट हो जाएगा, कलरलेस, अरे नहीं। सिंपल था आंसर, इट्स अ हाई डायपोल मोमेंट, इट हैज़ अ हाई डायपोल मोमेंट। इसकी वजह से इसकी जो सॉल्वेंट गुड सॉल्वेंट होता है ये। आगे बढ़े, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। क्वेश्चंस एक बार आप लोग के दिमाग से निकल जाएंगे सारे, तो ये एग्ज़ाम में याद रहे, हमेशा मतलब एग्ज़ाम में आपको जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। और ऑप्शंस भी हम लोग थोड़ा बहुत देखते चलेंगे तो इससे आपकी बाकी कंसेप्ट भी जल्दी जल्दी डेवलप होते रहेंगे। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कौन सा हार्मोन जो है वो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट ह्यूमन बॉडी में रेगुलेट करता है, कौन सा करता है। अरे यार, ग्लूकाजोन थायरोक्सिन हार्मोन नहीं, थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन ये कैल्शियम और फॉस्फेट इसको रेगुलेट कौन करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो देखिए दिया नहीं गया है, एक ऑप्शन बी है जिसका आंसर है PTH। इसको बोलते हैं पैरा थायराइड हार्मोन। एक क्या है हमारे थायराइड ग्लैंड के पास, गर्दन में थायराइड ग्लैंड के पास एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के पास एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है जो कि पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट का बैलेंस बना के रखते हैं। एंड आई यू नो कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे बॉडी के लिए कितने हेल्पफुल हैं, हमारे बोन्स के लिए कितने हेल्पफुल हैं। तो ये जो है पैराथायराइड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़े, ठीक है सर, बढ़िया। विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड इज डक्टलेस। देखिए आपको पता होगा कौन सी ग्लैंड डक्टलेस है। दो तरह की होती है, एक होती है हमारी एक्सोक्रीन, स्पेलिंग गलत होगी, एक्सोक्रीन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है मेस्ड ग्लैंड। जो कि दोनों तरह की होती हैं। एक में डक्ट नहीं होते हैं, डक्टलेस होती हैं, एक डक्ट वाली होती हैं और एक मिक्स्ड होती है जिसमें दोनों होते हैं। ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है, तो ये हो गई हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। लीवर जो है वो एक्सोक्राइन डक्ट वाली ग्लैंड है, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी लिवर है।
ठीक है, पैनक्रियाज आपकी मिक्स ग्लैंड है। Which of the following given instrument is used for measuring the energy distribution of a particular type of radiation? Which of the following instrument is used for measuring the energy distribution of particular type of radiation? Particular type of radiations को मेजर करने, ओडोमीटर होगा नहीं, रिपीट का रहता है। स्पेक्ट्रोमीटर भी आपका नहीं होगा। स्पेक्ट्रोमीटर आपका हो सकता है, एक मिनट जाओ, सैकरायोमीटर और सेलिनोमीटर। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन, अच्छा किसी पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशन के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी होती हैं उसके लिए ये क्या करता है, हमारी जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको अलग अलग करके हमें उनमें रेडिएशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अगला करते हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एड्रेनलिन है क्या, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन? तो मिल्क रिलीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? डी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है ये जो है हमारे एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी वुमेन्स के ये इसमें स्टोर रहता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन इसको रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वहां ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, कहां पर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे फोर हेड में रहता है, सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हमारे इंटेलिजेंस, सेरिब्रम जो होता है हमारे इंटेलिजेंस इन सबको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो कि हमारे मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क रिलीज करता है। आगे समझ में, आगे बढ़े। बाकी सारी अभी आएंगे थोड़ी थोड़ी में, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये सब अभी थोड़ा बोलो उसका, अभी क्वेश्चंस आएंगे तब पढ़ लेंगे। कॉमन नेम ऑफ सल्फर, कॉमन नेम ऑफ सल्फर क्या है? गैलिना, फ्रेन, लाइम, ब्राइमस्टोन। कॉमन नेम ऑफ सल्फर इज ब्राइमस्टोन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए ये समझिए आप लोग, गैलिना जो है वो लेड का ओर है। ठीक है, गैलिना इज अ मिनरल कंपोज्ड ऑफ लेड सल्फाइड, पीवीएस, जिसको बोलते हैं लेड सल्फाइड। ठीक है, और फ्रियोन क्या है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है, रेफ्रिजरेंट है एक तरह से, उसको बोलते हैं। लाइम क्या है? लाइम आपको पता होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो आप यहाँ से बता सकते हो ऑप्शन से कि नहीं यार सल्फर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, गैलेना तो उसका और है, तो बचा ब्राइमस्टोन। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे इसको। आगे बढ़े, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। वायर में ड्रॉन करने की प्रॉपर्टी क्या बोलती हैं? अरे देखिए इतना सिंपल है क्वेश्चन, बताइए। टेंसाइल स्ट्रेंथ है क्या इसका आंसर? मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है? इसका आंसर है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी है जो कि आप वायर को किसी भी उस चीज़ को खींचेंगे तो वो आपको वायर के फॉर्म में स्ट्रेंथ है। मेलेबिलिटी क्या है? जैसे गोल्ड मेलेबल है, आप इसको ठोकते जाएंगे तो वो थिन सीड के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। विस्कोसिटी तो आपको पता होगा, हाई विस्कस, जैसे कि हमारा हनी है हाई विस्कस है, मीन्स दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ सर आ गया, आगे बढ़िए। Which what is used to prevent the freezing of fuel in spacecraft? स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल फ्रीज ना हो जाए इसके लिए क्या यूज किया जाता है उसमें? तो उसमें यूज करते हैं हम लोग क्या? इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल उसमें यूज किया जाता है, याद कर लीजिए। प्रोटेनोपिया इज अ काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस विच डिफेक्ट पर्सन कैन नॉट सी द कलर। कौन सा जिसको प्रोटोनोपिया है वो किस कलर को नहीं दे सकता? बताइए किस कलर को नहीं दे सकता? तो सर ये जो है वो रेड कलर को नहीं दे सकता।
उन लोगों को जो जिसको ये डिजीज होती है प्रोटोनेपिया, इसे कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है जिसमें इन लोगों को रेड कलर नहीं दिखाई देता, जिसकी वेवलेंस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ गए। आपको ये भी पता होगा जो हम लोगों का प्रिज्म होता है उसमें सबसे ऊपर आपका रेड कलर रहता है और सबसे नीचे विवग्योर रहता है। विवग्योर मतलब इस तरह से वॉयलेट कलर, और आर सबसे ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये सबसे कम रिफ्लेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है वॉयलेट। ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्रोटोप्लाज्म? किस ऑर्गेनिज्म में हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है प्रोटोप्लाज्म में? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म कॉम्बिनेशन है। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है और वो हीमोग्लोबिन में डिजोल्व हो जाता है। तो ये सिर्फ करने वाला एकमात्र प्राणी और ऑर्गेनिज्म है, प्राणी तो नहीं कहेंगे, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म ऐसा करता है जो कि हीमोग्लोबिन को डिजोल्व कर लेता है। प्रोटोप्लाज्म पता होगा ना आपको, ये न्यूक्लियस है आपका। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर के फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें हमारे गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, ये सब रहते हैं हमारे सेल्स में। ठीक है, एक देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं। आप ये चीज़ें सुन लीजिए, शायद क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं कौन किस के ऊपर राइबोसोम्स के डॉट डॉट रहते हैं। डॉट स्ट्रक्चर जो रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है उसको। रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, इसका काम होता है फैट बनाने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आता है आपका प्रोटीन, यहाँ से आता है फैट। ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है, इनके पैकेट बनाता है। ये डब्बों में पैकेट रखेगा और ट्रांसफर करता है। कुछ पैकेट्स आपकी बॉडी सेल के अंदर, कुछ पैकेट्स आपके सेल के बाहर। इस तरह से ट्रांसफर करने का, पैकेट बनाने का काम गोल्गी बॉडीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी बोलते हैं उसको, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम्स क्या होता है, वो गंदगी जो भी हमारी जो गंदगी रहती है उसको खत्म करने का काम करता है। और कभी कभी ऐसा करता है कि वो अपने सेल को ही मार लेता है। तो उसका कभी क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। मुझे लगता है इतनी जानकारी आज के लिए, अभी के लिए काफ़ी है। तो आर्सबॉम होगा इसका आंसर। तो जो तो फॉलोइंग गिवन एंटीबॉडीज आर फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा? कौन सी एंटीबॉडीज जो है ब्लड प्लाज्मा में खुद बनती हैं? देखिए ये सारे जो है WBC के पार्ट्स हैं, एजोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो इसमें एंटीबॉडीज किस में बनती हैं? तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। ठीक है, ये सारी एंटीबॉडीज हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में बनती है। तो कौन सी एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में बनती है? लिम्फोसाइट्स, जो कि वाइट ब्लड सेल है और इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज इन्वॉल्व इन कैलियोडोस्कोप? कैसा है नाम इसका, कैलियोडोस्कोप। इसके लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए इसके लिए जो है रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा जब बचपन में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाया करते थे इस तरह से, जहाँ पर 45 डिग्री पे हम लोग मिरर लगाते थे और यहाँ से देखा करते थे, यहाँ से देखते थे ऐसे, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता था हाइट पे तो उसको देखने का काम करते थे, देखते थे ऐसे करके। ठीक है, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट। कैलिडोस्कोप जो है रिफ्लेक्शन के हेल्प से, इसमें फॉर्मूला यूज होता है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, ऑप्टिकल फाइबर्स जो की जो लाइंस होती हैं उसमें हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो वाटर में होता है आपका, पेंसिल का थोड़ा सा बेंड दिखना, ये सारे जो फिनोमेना है। काफ़ी क्वेश्चंस जो है ये रिफ्लेक्शन, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। टोटल रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड? इनमें से कौन सा जो है साउंड की पिच को डिटरमाइन करता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए सोचिए। तो पिच जो है साउंड की, ये डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन और साइकिल ऑफ साउंड वेव्स दैट अकर इन अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो
एक मिनट रुकना। देखो, एम्पलीट्यूड तो आपकी पिच की साउंड को डिफाइन नहीं करेगा, तो बेसिक सा मतलब है कि जो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी होगा। लाउडनेस भी पिच थोड़ा डिसाइड करेगा, वेवलेंथ भी नहीं करता है। तो सिर्फ आंसर हो गया आपका बी, जो कि दिया नहीं है। विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नहीं यार, ये तो एक रूम टेम्परेचर पे ऑल मेटल्स आर सॉलिड थोड़ा रूम टेम्परेचर पे होते हैं, लिक्विड भी रहता है, मरकरी हो गया, वो हो गया। नॉन मेटल जनरली प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग। अरे कहाँ प्रोड्यूस करता है बाबा, ये तो अजीब सी आवाज करता है। मेटल्स करते हैं रिंगिंग साउंड। द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर मेल्लेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, हार्ड और कंडक्टर ऑफ हार्ड एंड पोरस, कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, तो कॉमन प्रॉपर्टीज मेटल की मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनोरस, हार्ड। ठीक है, अच्छा चौथा ऑप्शन देखते हैं। सम मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम आर सॉफ्ट, दिस इज एक्सेप्शन टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट जैसे कि पोटेशियम और सोडियम है, अब वो सॉफ्ट रहते हैं, आप उनको चाकू से काट सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन स्टील, स्टील में कितना कार्बन प्रेजेंट होता है? तो देखिए, आप बता सकते हैं, बताइए कितना हो सकता है। बहुत कम रहता है, ज़्यादा नहीं आता, 0.1 से लेकर 2% के बीच में स्टील रहता है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका, फिर कास्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टील का जो रहता है जनरली 0.1 से लेकर 2% के बीच में रहता है। हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, एलॉय बन जाता है, जिसमें कार्बन में हम लोग और भी चीज़ ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है एक्चुअली में 0.1 से लेकर 2% तक। ठीक है, आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग टाइप्ड मैसेज? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था रिसीविंग और सेंडिंग टाइप मैसेज के लिए? एक्सरे मशीन, थर्मोस्टेट, सिस्मोग्राफ, टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर पहले यूज करते थे, एक्सरे थोड़ा ना करेंगे। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए? डीएनए की सिंथेसिस। अच्छा, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए? क्या उसको ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस करना है डीएनए का, तो कौन सी टर्म यूज करते हैं उसके लिए? ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, एनिमेशन। अरे एमिनेशन थोड़े ना कुछ होता है ना, रेप्लिकेशन होता है। ऑप्शन हमें देखो, आपको पता है कि दो में से कोई होगा, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका 23 में, टर्म यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, एक मिनट रुक जाओ, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू डीएनए, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन। अच्छा, इसको बोलते हैं टर्म यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, रेप्लिकेशन है इसका आंसर, ये नहीं है ना, एमिनेशन भी नहीं है। क्यों? डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल अपने आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए बनाता है सेल डिवीजन से पहले। ठीक है, एक तरह से सेल्फ अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? 23 ऑटोजोम्स नहीं, ऑटोजोम्स पूछा गया है। हाउ मेनी ऑटोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये सिंपल क्वेश्चन भी आ गया ना तो खेल खत्म है, गलत कर देंगे आप। 23 के पेयर होते हैं, 46 का क्रोमोसोम टोटल मिला के बनता है। ऑटोजोम्स पूछा गया है जो सेम टाइप के होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 22 ऑटोजोम्स। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में। देखिए, एक बार देख लेते हैं। 23 ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जिसमें कि 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं। मीन्स 44 टोटल ऑटोजोम्स हो जाते हैं मिला के। एंड जो वन पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जैसे कि एक्स 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 वाई, इस तरह से। हमारे में एक्स वाई तरह के होते हैं और गर्ल्स में एक्स एक्स होता है। अगर एक्स एक्स बनता है तो गर्ल होती है, और एक्स वाई होता है तो बॉय होता है। तब ये बता पाना मुश्किल होता है कि गर्ल होगा या बॉय होगा, क्योंकि हमारे देखो 22 तो हमारे एक्स एक्स के होते हैं। लास्ट वाला जो होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि एक्स होगा या वाई होगा, अगर वो गर्ल्स के एक्स वाला एक्स के साथ मिल गया तो गर्ल होगा, अगर वाई वाला एक्स के साथ मिल गया तो बॉय बनेगा रिप्रोडक्शन में। ठीक है,
तो 22 पेयर होते हैं, गलती मत करिएगा इसमें आप, मैक्सिमम टाइम लोग गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को। इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी डज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर, किस ऑर्गन में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, यूटेरस में या फिर ओवरी में या फिर वजाइना में या फिर फेलोपियन ट्यूब में। देखिए आपको पता होगा जो स्पर्म होता है वो हमारा यूटेरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब्स में जाके जहाँ पर एग होता है वहाँ फर्टिलाइज होता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। उसके बाद वो जब कुछ टाइम पीरियड बाद वो यूटेरस में जो उसकी स्किन होती है वहाँ पर आके वो डेवलप होने लगता है, यूटेरस में आके, यूटेरस में आके नहीं करता है, ठीक है। आगे आगे तो बताता हूँ मैं, अभी मुझे इसका क्लियर आइडिया नहीं है। फेलोपियन ट्यूब्स में जाके वो फर्टिलाइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इन सेल, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन सेल, अगर राइबोसोम सेल में नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर राइबोसोम जो है मेन, राइबोसोम किस लिए है, राइबोसोम की वजह से ही तो प्रोटीन बन रहा है, अगर राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो सकता है। तो राइबोसोम जो है आपका वो प्रोटीन सिंथेसिस का मेन इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। तभी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जिसके ऊपर जो ऐसे बना होता है, छोटे छोटे डॉट डॉट होते हैं, राइबोसोम्स होने की वजह से ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। बोलो ठीक है सर, आगे बढ़िए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे और कमेंट सेक्शन पे भी, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर उनको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैं भेज दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको, शाम तक भेज दूंगा। मुझे तो फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल फॉर्म्स दी लाइसोसोम्स, कौन से सेल ऑर्गेनल जो है लाइसोसोम्स बनाते हैं, फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल फॉर्म दी लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या फिर गोल्गी बॉडीज, बताइए। तो जो है गोल्गी बॉडीज है, जो हमारा गोल्गी बॉडीज ये बनाता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं ना, एक हाइड्रोलिक एंजाइम्स है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली बहुत कम होती है, 100 नैनोमीटर थिकनेस होती है। इनको बनाया जाता है गोल्गी अपरेटस के द्वारा, ठीक है। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास आर प्रोकैरियोट्स प्लेस्ड, किस क्लास में प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है, मोनेरा, ये एनिमल्स की ये पार्ट्स हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, किंगडम्स जो बोलते हैं इसको, मतलब एनिमल्स के ये किस उसमें रखा जाता है प्रोकैरियोट्स को। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को, उनको हम लोग मोनेरा के अंडर रखते हैं। किसके अंडर रखते हैं हम लोग, मोनेरा, मोनेरा, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन होता है वो एंथ्रोपोडा का होता है। फिर सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा पूछा है कि एनिमल किंगडम सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन एंथ्रोपोडा का है, सेकंड नंबर का मोनेरा का है। फिर प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आता है, तो इस फिर आता है हमारा प्रोटिस्टा, फिर मोलस्का। इन सब में कुछ क्या बोलते हैं ऑर्गन्स आते हैं, मतलब ऑर्गन्स कह रहा हूँ, मीन्स एनिमल्स, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया और सेलफिश, जेलीफिश हो गई, स्टारफिश हो गई, ये सब इनको उन्होंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। 6 किंगडम्स में डिवाइड हो रखा है, और मोनेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मोनेरा, अरे एक मिनट, मोनेरा के 2 पार्ट्स हैं, किस किस में, आर किया और दूसरा है यू बैक्टीरिया, ठीक है। चलें आगे। द मेजोरिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स अफेक्टेड बाय द इलनेस, कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो सिरोसिस से अफेक्ट होता है, सिरोसिस से कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, तो ये आपका ऑप्शन है लिवर को अफेक्ट करता है। सिरोसिस जो होता है वो लिवर को अफेक्ट करता है, बी ऑप्शन है। सिरोसिस
जो है लिवर ऑफ होता है। अगला ऑप्शन देखिए 31, जियोलाइट जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। जियोलाइट क्या है? एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। याद कर लीजिए आप इसको। एक्चुअल में इसका जियोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा बड़ा है, Na2Al2SI2OA.XH2O। ठीक है, बस इतना याद रखिए, इतना ही काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन, हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डीप सी डाइवर बिकॉज इट इज less poison than nitrogen, lighter than nitrogen, readily miscible with oxygen, less soluble in blood than nitrogen at higher pressure। पता है कौन सा होगा? कौन सा होगा? हीलियम क्यों यूज करते हैं? हीलियम को तो ऐड किया जाता है ऑक्सीजन सप्लाई में, जब हम लोग नीचे जाते हैं डाइवर्स के उसमें, जब हम लोग वेट सी डाइव करते हैं तो उसमें हीलियम ऐड किया जाता है ऑक्सीजन में। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो लेस पॉइजन होता है? नहीं। लाइटर देन नाइट्रोजन? नहीं, क्योंकि वो लेस सॉल्युबल होता है ब्लड में देन नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या है, नाइट्रोजन आपके ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन ये लेस सॉल्युबल होता है हाई प्रेशर पर, इसलिए हम लोग हीलियम का यूज किया करते हैं। समझ गए? चलिए ठीक है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। 32 क्वेश्चंस के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं कोशिश कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें ताकि हम लोग 300 क्वेश्चंस जल्दी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इससे अगर अच्छे लगेगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको ये फ़ायदा कर रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा सीरीज़ को, अदरवाइज मैं यहीं पर रोक दूंगा। आप लोगों के ऊपर ही है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सारा चीज़। अगर आपको ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम लोग इसको यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा।